कई बार इंश्योरेंस खरीदते समय कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं और इस वजह से उनको लगता है कि इंश्योरेंस में मेरा पैसा बर्बाद हो गया और उसका मुझे पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा बाद में जब उनको रियलाइज होता है तब। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आपको पता चलेगा कि इंश्योरेंस हमें कैसे परचेज करना चाहिए, कैसे अपनी कंपनी डिसाइड करनी चाहिए कि हमें कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस लेना है, किन राइडर्स को हमें ध्यान में रखना है और अपने इंश्योरेंस में हम अटैच कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही हम इसमें बताएंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस का, कि हमारे जीवन में इंश्योरेंस का क्या महत्व है। देखो, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस में जितने लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उसमें कुछ बैंकर्स भी हैं एंड वो लोग मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि बैंक में जब आप पहुंचते हैं आपका मॉर्निंग मीटिंग का पहला सेंटेंस ये होता है कि आज कितना इंश्योरेंस करोगे, और दिन का आखिरी सेंटेंस ये होता है कि आज आपने कितना इंश्योरेंस किया। देन आप समझिए कि इंश्योरेंस से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है अगर आप बैंक में हैं तो, और आपकी बैंकिंग लाइफ में। एंड इन दिस वीडियो यू विल गेट टू नो दैट हाउ यू कैन कन्वे योर पॉइंट टू द कस्टमर। नाउ अब अगर आप बैंकर नहीं भी हैं, आपका किसी बैंक में अकाउंट है एंड यू यूज टू विजिट योर बैंक, नो मैटर कि वो प्राइवेट बैंक है कि गवर्नमेंट बैंक है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड आपने अपने लाइफ में एटलीस्ट एक बार ये काउंटर जरूर किया होगा दैट योर बैंकर आस्क्ड यू टू बाय एन इंश्योरेंस। लेकिन कौन सा इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए एंड हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस अच्छा होगा, किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा इंश्योरेंस खरीदते समय, वो सब इस वीडियो में पता चलने वाला है। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस को मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ स्टोरी, दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति, मैं उसका नाम रखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से कमलेश एक 36 साल का बिजनेसमैन है। उसकी एक अपना छोटा सा बिजनेस है जिसको मतलब रन करने के लिए या जिसमें इन्वेस्ट करने के लिए उसने कुछ लोन भी ले रखा है बैंक से। लेट्स से उसकी EMI 10,000 जा रही है पर मंथ, नॉट एग्जैक्ट जो रियल लाइफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट समथिंग नियर अबाउट 10,000। वो अपने फैमिली का इकलौता अर्निंग मेंबर है और उस पर डिपेंडेंट उसकी वाइफ, उसकी 3 बेटियां और उसके पिता का भी एक अपना छोटा सा बिजनेस है। एक छोटा भाई है जिसकी अभी जल्दी शादी हुई है, उसका भी अपना एक बिजनेस है, छोटा सा मतलब दुकान है कहने का मतलब है, जिससे अपने उनके खर्चे चल जाते हैं और थोड़ा सा इसका भी चल जाता है। कमलेश इज इन माई टच एंड एज अ बैंकर आई सजेस्ट हिम टू बाय एन इंश्योरेंस। मैंने उसे एक इंश्योरेंस सजेस्ट किया जिसका प्रीमियम अमाउंट ऑलमोस्ट 35-36,000 आ रहा था। नॉट फॉर रेगुलर प्रीमियम, बस एक छोटा सा 35,000-40,000 का एक इंश्योरेंस। मैंने उससे कहा कि ये आप ले सकते हो क्योंकि आपकी फैमिली आप पे डिपेंडेंट है एंड सब बहुत सारी। अब देखो, डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकता किसी को कि क्या आगे क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, बट I indirectly suggest him that you should buy an insurance of 35 और 40,000 प्रीमियम के साथ। लेकिन उसने थोड़ा सा मतलब ठीक है अभी खर्चे हैं या कुछ ज़रूरत है ऐसा कह के उसने टाल दिया। 1-1.5 साल पहले मैं उससे मिला था एंड अभी कुछ समय पहले, मतलब 1 महीना 2 महीना पुरानी बात है खाली, while he was returning from somewhere with his wife and वो कार में सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे एंड then he met an accident and वो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि वो और उसकी वाइफ दोनों, यानी कमलेश और उसकी वाइफ दोनों सरवाइव नहीं कर पाए। एंड व्हाट कमलेश लेफ्ट बिहाइंड हिज 3 डॉटर्स एंड उन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसके छोटे भाई पे, जिसकी शादी अभी जल्दी ही हुई थी एंड वो बहुत ज़्यादा अपने पैरों पे अभी खड़ा नहीं हो पाया था। क्या होता कि उसने एक इंश्योरेंस उस टाइम पे ले लिया होता तो उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से 50 लाख 60 लाख रुपए उसको आराम से मिल जाते, एटलीस्ट उसकी बेटियों की परवरिश में अभी काम आ सकते थे। सो मैं यहाँ आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ, द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस इज बेसिकली टू ट्रांसफर योर रिस्क टू द कंपनी। तो हम लोग देखिए, जैसे जब नौकरी कर रहे हैं, जो अर्निंग मेंबर है उस टाइम पे से हमारा बिजनेस है, नौकरी कर रहे हैं, हमने EMIs पे बहुत सारी चीज़ें ले ली, बट हु विल पे द EMI आफ्टर? तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है एंड वी हैव टू बाय एन इंश्योरेंस। नाउ अब बात आती है कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं एंड हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए। बेसिकली इंश्योरेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, एक ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस होता है एंड एक होता है यूलिप प्लान। तो सबसे अच्छा इसमें से क्या होता है और हमें कौन सा लेना चाहिए? देन आई विल सजेस्ट फॉर अ टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इज
अ प्योर लाइफ इंश्योरेंस एंड दिस विल कवर यू। ये आपको एक बड़ा कवर भी प्रोवाइड करता है। टर्म इंश्योरेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम और एक नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, आरओपी एंड नॉन आरओपी। हमें कौन सा लेना चाहिए? आरओपी में बेसिकली ये होता है कि मान लेते हैं आपने 30 साल के लिए एक लाइफ इंश्योरेंस परचेज किया एंड 30 साल में आपको कुछ नहीं होता है, देन आपने जो प्रीमियम पे किया है उसमें से जीएसटी का अमाउंट काट के आपको बाकी अमाउंट वापस मिल जाएगा। अगर आपने रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं लिया है, नॉन आरओपी लिया है, तो उसमें क्या होगा कि आपने जो पेमेंट बैंक को किया या इंश्योरेंस कंपनी को किया, वो अब आपको अगर आप कुछ समय के दौरान उस लाइफ कवर टाइम स्पैन के दौरान आपको कुछ होता है, देन द सम एश्योर्ड आपके नॉमिनी को, आपके फैमिली मेम्बर को मिल जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होता है, देन आपका जो प्रीमियम आपने जमा किया वो भी वापस नहीं मिलेगा। ये होता है नॉन आरओपी। लेकिन आरओपी और नॉन आरओपी में दोनों में अगर चूज करना हो कि कौन सा बढ़िया होता है, तो मैं कहूँगा आप नॉन आरओपी में जा सकते हैं। वो सस्ता भी होता है एंड यहाँ पे एक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होता है कि जैसे आरओपी में आपका आ रहा है 70,000 रुपये प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम जो आपको 30 साल तक जमा करने हैं, और नॉन आरओपी में वही चीज़ आ रही है 45,000 या 50,000 रुपये। जो अंतर आ रहा है 20,000 रुपये का, अगर ये जब आप इसी को आप इन्वेस्ट कर दीजिए, आप एक नॉन आरओपी लीजिए और जो बाकी का जो अमाउंट है, मतलब अगर आप 70,000 अभी आप जमा करने की क्षमता रखते हैं, देन आपके पास वो जो पैसा बच रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है 20,000 रुपये का, उसको आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। एंड ऑन बेसिक एफडी रिटर्न पे भी आप जो लास्ट में जो पाएंगे उससे ज़्यादा ही इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा। और दूसरा होता है ट्रेडिशनल प्लान। ट्रेडिशनल में बेसिकली वो आपको एक इन्वेस्टमेंट के तरीके से समझाया जाता है, उसमें सम एश्योर्ड भी कम होता है और रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं होता। ट्रेडिशनल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। तीसरा होता है यूलिप प्लान। कई बार क्या होता है, जिनको टर्म इंश्योरेंस नहीं मिल पाता है, जिनकी एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती है टर्म इंश्योरेंस के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा होता है कि आप यूलिप ले लीजिए। यूलिप में क्या होता है कि आपको सम एश्योर्ड भी बढ़िया मिल जाता है 20 टाइम्स एंड 40 टाइम्स, एंड आप उसमें फिर क्या करते हैं, उसको मार्केट बेस पे होता है तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलता है। 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ में आता है यूलिप प्लान, लेकिन 5 साल के बाद एनी टाइम यू कैन लिक्विडेट योर फंड या फिर पार्सली आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। एंड अब तो ऐसे भी मार्केट में प्लान है कि जिसमें आप अपना यूलिप से पार्सली अगर कुछ पैसा निकाल भी लेते हो, फिर भी आपका जो लाइफ कवर है वो चलता रहेगा, आपका जो प्लान है वो चलता रहेगा, अगर आप उसका एक निश्चित अमाउंट ही पार्सली विड्रॉ करते हो तो। सबसे पहले हमें पर कोशिश करना चाहिए कि हमें टर्म इंश्योरेंस मिले। अगर इन केस नहीं मिल पा रहा है, देन हमें यूलिप ले लेना चाहिए। यूलिप हमारे लिए अच्छा होता है, आपको सम एश्योर्ड भी बढ़िया मिल जाता है 20 एंड 40 टाइम्स, और उसका रिटर्न भी हमें मिल जाता है अच्छा मार्केट बेस पे। नाउ अब अगर आप इंश्योरेंस खरीदने जा रहे हैं तो हमें बेसिकली 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक मैं सबसे पहले तो 2 रेशियो हैं जिनको ध्यान रखना है, एक CSR एंड ASR। CSR इज बेसिकली क्लेम सेटलमेंट रेशियो, विच इज दैट कि कंपनी के पास कितने क्लेम्स के लिए आए एप्लीकेशंस और उसमें से कितने सेटल हुए। नंबर ऑफ क्लेम्स मतलब उसका जो रेशियो आउट ऑफ 100 कितना हुआ है। मान लेते हैं लेट्स से किसी का कोई क्लेम करता है 95% हमारा क्लेम सेटलमेंट है, कोई कहता है 96 सेटलमेंट रेशियो है, बट इसको भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो ऑन IRDA वेबसाइट पे। IRDA इज द अथॉरिटी विच रेगुलेट इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली इन्हीं के द्वारा, जैसे बैंक्स रेगुलेट होते हैं RBI के थ्रू, ऐसे ही IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है इंश्योरेंस कंपनीज को। तो ये IRDA की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि किसका CSR अच्छा है, यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो किस कंपनी का बेहतर है, एंड किस कंपनी का ASR अच्छा है। और CSR ASR जितना हाई होगा कंपनी उतनी ही बढ़िया मानी जाएगी। दूसरा होता है ASR यानी अमाउंट सेटलमेंट। ऐसा नहीं कि जैसे छोटे छोटे तो इंश्योरेंस ये लोग सेटल कर देते हैं, बट बड़े केस सेटल नहीं करते, या बड़े कर देते हैं तो छोटे नहीं करते। तो ये पता चलेगा ASR यानी अमाउंट सेटलमेंट रेशियो से। नाउ कंपनी चूज करते समय ये दोनों रेशियो के अलावा आप एक चीज़ पर ध्यान रखिए कि कौन सी कंपनी लॉन्ग टाइम रुकने वाली है। वैसे तो
कोई भी कंपनी बंद होने से पहले प्रॉपर ट्रांसफ़र, मतलब जो है कोई एक कंपनी है इंश्योरेंस की और वो अगर वो शट डाउन होने वाली है, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने उस कंपनी से इंश्योरेंस परचेज कर रखा है तो उसको अब कुछ नहीं मिलेगा या फिर उसका पैसा डूब जाएगा। वो प्रॉपर उसका इंश्योरेंस उसकी जगह पे जो भी उसको टेक ओवर करेगा, जो भी उसका उसके पास ट्रांसफ़र होगा एंड उसको जो बेनिफिट है वो चलते रहेंगे एज पर एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स, उसको वो चीज़ें मिल जाएंगे बिकॉज दिस इज़ स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड बाय IRDA। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप जिनके साथ बैंकिंग करते हैं या फिर जिन कंपनियों से आप जुड़े हुए हैं या फिर जो लॉन्ग लास्टिंग कंपनियां हैं, आप उनके साथ अपना ये अब इंश्योरेंस परचेज करिए। अब इंश्योरेंस में कुछ राइडर्स होते हैं जिनको हमें परचेज करते टाइम ही उनको ऐड कर लेना होता है, जिससे क्या होता है हमारा सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। एक होता है इसमें एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, जिसमें क्या होता है कि अगर एक्सीडेंटल, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर उसके पास इंश्योरेंस होता और उसके पास एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट होता, तो अगर वो 1 करोड़ का उसका इंश्योरेंस होता, देन एक्सीडेंटल के टाइम पे उसको जैसा भी वो राइडर अपना लगाता, मान लेते हैं कि वो 2 टाइम्स के लिए लगाता, देन उनको जो उनकी नॉमिनी को या उनके फैमिली में किसी को जो वो क्लेम का अमाउंट जो मिलता, वो जो उनके सम एश्योर्ड का 2 टाइम्स मिलता। यानी उनका सम एश्योर्ड अगर 1 करोड़ था तो उनको 2 करोड़ मिलता, क्योंकि उन्होंने एक राइडर लगा रखा था और अलग से उसका प्रीमियम पे किया था। और राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस में क्या होता है कि मान लेते हैं कि जिन्होंने भी इंश्योरेंस लिया उनकी डेथ तो नहीं हुई, बट वो डायग्नोज हो गए कुछ ऐसे क्रिटिकल बीमारी से, जैसे कैंसर हो गया या कुछ भी ऐसी बड़ी बीमारी जिसकी वजह से अब वो काम करने में तो सक्षम नहीं है लेकिन अभी वो जिंदा हैं, तो वो लोग भी अपना इंश्योरेंस अमाउंट क्लेम कर सकते हैं अगर उन्होंने क्रिटिकल इलनेस वाला राइडर लगा रखा है। तो तीसरा राइडर है जो हमें लेना चाहिए, वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम मतलब किसी कारणवश अगर वो प्रीमियम अब आगे पे नहीं कर सकते हैं तो अब उनका आगे उनके प्रीमियम्स उनको वेव ऑफ हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग इंश्योरेंस। आई होप कि आपको ये यूजफुल एंड प्रोडक्टिव लगा होगा एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।